नमस्कार मित्रों। आज हम भारतीय संविधान की ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जिसे पूरा देखने के बाद आपको संविधान समझने के लिए बार बार दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कल्पना कीजिए कि वर्ष 1947 है। देश आजाद हो चुका है, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने है। इतने बड़े देश को चलाया कैसे जाएगा? सरकार कैसे बनेगी? कानून कौन बनाएगा? लोगों के अधिकार क्या होंगे? राज्यों की सीमाएं कौन तय करेगा? प्रधानमंत्री की शक्ति क्या होगी? राष्ट्रपति क्या करेगा? नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान केवल एक पुस्तक नहीं है, यह भारत देश को चलाने का नियम पुस्तक है। जैसे किसी विद्यालय में नियम होते हैं, किसी कंपनी में नियम होते हैं, वैसे ही पूरे देश को चलाने के नियम संविधान में लिखे गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि संविधान की शुरुआत किससे होती है? संविधान का पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी भारत क्या है? भारत किन क्षेत्रों से मिलकर बना है? राज्यों का निर्माण कौन करता है? राज्यों की सीमा कौन बदल सकता है? इसीलिए संविधान की शुरुआत अनुच्छेद 1 से की गई। अब हम अनुच्छेद 1 को समझते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अर्थात भारत, जिसे इंडिया भी कहा जाता है, राज्यों का एक संघ है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्द है, संघ। संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन अर्थात संघीय व्यवस्था शब्द के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग क्यों किया? इसका कारण था कि भारत को कोई राज्य मिलकर नहीं बनाए थे। अमेरिका में पहले राज्य बने और फिर उन्होंने मिलकर संघ बनाया। लेकिन भारत में पहले राष्ट्र बना और उसके भीतर राज्य बनाए गए। इसलिए भारत को तोड़कर कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। यही कारण है कि संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। अब एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और अन्य राज्य हैं। ये सभी मिलकर भारत का हिस्सा हैं। लेकिन इनमें से कोई राज्य यह नहीं कह सकता कि वह भारत से अलग होकर स्वतंत्र देश बन जाएगा। संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। इसीलिए अनुच्छेद 1 भारत की एकता का आधार माना जाता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, भारत का संवैधानिक नाम क्या है? उत्तर, इंडिया, दैट इज भारत। भारत किस प्रकार का संघ है? उत्तर, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 2 की ओर। अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति देता है कि वह नए राज्यों को भारत में शामिल कर सके। कल्पना कीजिए कि भविष्य में कोई नया क्षेत्र भारत में सम्मिलित होता है। ऐसी स्थिति में संसद अनुच्छेद 2 का उपयोग कर सकती है। इस अनुच्छेद का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण सिक्किम है। सिक्किम पहले भारत का पूर्ण राज्य नहीं था। बाद में उसे भारत का राज्य बनाया गया। यही अनुच्छेद 2 का व्यावहारिक उपयोग है। अब प्रश्न उठता है कि यदि किसी राज्य को 2 भागों में बांटना हो तो क्या होगा? यही आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है कि वह नया राज्य बना सकती है, राज्य की सीमा बदल सकती है, राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, राज्य का नाम बदल सकती है। अब इसका वास्तविक उदाहरण समझिए। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए संसद ने नया राज्य बनाया। इस प्रकार तेलंगाना अस्तित्व में आया।
इसी प्रकार उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। यह भी अनुच्छेद 3 की शक्ति का उदाहरण है। अब प्रश्न आता है कि क्या हर बार ऐसा करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा? संविधान निर्माताओं ने सोचा कि यदि हर सीमा परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन आवश्यक होगा तो प्रक्रिया बहुत कठिन हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 4 बनाया। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। यही कारण है कि नए राज्यों का गठन अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया से हो जाता है। अब आज की कक्षा का सार समझते हैं। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 राज्यों का गठन, विभाजन, सीमा परिवर्तन और नाम परिवर्तन। अनुच्छेद 4 ऐसे कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। याद रखने की ट्रिक। 1 भारत कौन है? 2 नया राज्य कैसे आएगा? 3 राज्य कैसे बदलेगा? 4 यह संशोधन नहीं माना जाएगा। इसी क्रम को याद रखिए। अगली कक्षा में हम नागरिकता अर्थात अनुच्छेद 5 से 11 का विस्तार से अध्ययन करेंगे।